वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर बता रहा हूँ। चैप्टर है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इसका मैं ये थर्ड पार्ट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, पिछले दो पार्ट में हमने प्रोस्पेक्टिव कवर कर लिए हैं लेजिस्लेटिव के। ठीक है, अब इसमें मैं कराऊँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव हमने खत्म कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन शुरू करा रहा हूँ। इसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन होएगा, उसके बाद ट्रेंड चलेगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आगे के दो पार्ट्स और आएंगे इस चैप्टर के। ये हमारा तीसरा पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का। ठीक है, अच्छे से उसमें भी डिस्कस करा हुआ है। और इसमें सीरीज जो चल रही है, मैं पॉलिटी आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा विद माई नोट्स, ओन नोट्स। ठीक है, और ये आपको मैं प्रोवाइड भी करूँगा। ठीक है, बस आप मुझे कमेंट में बता दीजिए जिसे जिसे नोट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि अब जैसे लेजिस्लेशन का तो हमने पढ़ लिया, लेजिस्लेशन में क्या करते हैं? लॉ बनाने की पावर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव की मतलब, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो देखेंगे इस टॉपिक में हम। देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब वही कि अब जो लॉ इम्प्लीमेंट, ठीक है, अब जो लॉ बन गए, ठीक है, बन गए, अब उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? सेंटर या फिर स्टेट? जो भी लॉ बने, जैसे भी लॉ बने, ठीक है, चाहे सेंटर ने बनाए चाहे स्टेट ने लॉ बनाए, अब उस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट कराएं, वो चीज़ है। देखो, तो इसके लिए भी हमने तीन चीज़ों में से डिवाइड करा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। देखो, सबसे पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा कंकरेंट लिस्ट और तीसरा स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब देखो, ये जो यूनियन लिस्ट में है तो इसमें सेंटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सेंटर एग्जीक्यूटिव मतलब कि कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ठीक है, और पार्लियामेंट मेंबर्स। ठीक है, तो इनके जितने भी मेंबर होंगे सेंटर एग्जीक्यूटिव अपना आप इस्तेमाल करेगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट के कामों में, जो यूनियन लिस्ट के जितने भी लॉ होंगे उसमें ये, ठीक है, सेंटर एग्जीक्यूटिव सेंटर के ही मेंबर्स होंगे, वही काम कराएंगे, वही एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, जैसे कि COM मतलब कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, कौन कौन हो गया? हेल्थ मिनिस्टर हो गया, टैक्स मिनिस्टर हो गया, आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये आपके सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो, फिर एक कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में क्या है? दोनों मिलजुल के लॉ बनाते हैं। ठीक है, अब जो दोनों मिलजुल के लॉ बनाते हैं तो ज़्यादा इसमें डोमिनेंस किसको मिलता है? पार्लियामेंट को डोमिनेंस मिलता है ज़्यादा। ठीक है, पार्लियामेंट को ज़्यादा डोमिनेंस मिलता है, लेकिन और इसमें काम कराने के जो पावर है, ठीक है, काम कौन कराता है? इसमें काम कराने के जो पावर है वो मिलती है स्टेट लिस्ट को। क्यों भाई? स्टेट को क्यों मिलती है? तो वो स्टेट को इसलिए मिलती है क्योंकि भाई सेंटर जो है वो खाली सेंटर का ही देखता है। ठीक है, सेंटर क्या बोलता है कि भैया मैं तुम्हें ये पावर दे रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ से कॉन्ग्रुएंट लिस्ट पे जो लॉ बने हुए हैं उस पर तुम इम्प्लीमेंट करो, मतलब कि अपनी सरकार लगाओ, सेंटर अपनी सरकार लगाओ तुम, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। मतलब कि इस पर सेंटर की सरकार काम करेंगी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स पर, और मतलब कि स्टेट लिस्ट पर और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट पर कौन सी सरकार काम करेगी? स्टेट लिस्ट की, मतलब कि स्टेट एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, और सेंटर एग्जीक्यूटिव खाली यूनियन लिस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, आज समझ में? आगे देखते हैं। देखो, एक्सेप्शन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर टू इम्प्लीमेंट कंकरेंट लिस्ट एज लेजिस्लेशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर टू इम्प्लीमेंट कंकरेंट लिस्ट लेजिस्लेशन, ठीक है, जो लॉ बनाने की पावर है वो तो सेंटर के पास है, लेकिन जो एग्जीक्यूट कराएगा वो कौन कराएगा? वो कराएगा हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेशली कन्फर्स इट ऑन द सेंटर। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉ स्पेशली कन्फर्स इट ऑन द सेंटर। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो सरकार, मतलब किसे अथॉरिटी दे सकता है? किसे? स्टेट को अथॉरिटी दे सकता है कि वो हमारे बिहाफ, मतलब सेंटर के बिहाफ पर उस जगह पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजे, स्टेट अपने एम्प्लॉय को भेजे, अपनी गवर्नमेंट के भेजे। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑफ राइट्स और अथॉरिटी और जुरिडिक्शन, कि भैया जो पार्लियामेंट है वो पावर देता है स्टेट को कि वो राइट्स, ठीक है, राइट्स का पालन करवाए, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी को अच्छे से चलवाए, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर सेंटर की, ठीक है, और जुरिडिक्शन उसके हिसाब से लॉ को देखे, ठीक है, कन्फर्ड ऑन इट
बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रीटी और एग्रीमेंट के बीच में, मतलब कि कहने की बात ये है कि जो सेंटर है, सेंटर स्टेट को बोलता है कि भैया कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के जितने भी लॉ हैं, मतलब जितने भी टॉपिक है, उन पर मैंने लॉ आपको बना के दे दिए, अब आपका काम है कि इसे आप इम्प्लीमेंट करवाओ। किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। किसकी भी आप पर? सेंटर के भी आप पर, सेंटर बोल रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। देखो ऑब्लिगेशंस क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एवरी स्टेट इज टू एक्सरसाइज इन सच अ वे। तो क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट की, इज एक्सरसाइज इन सच अ वे, किस तरह से काम करती है। देखो जनरल ऑब्लिगेशन क्या है? कंपाइलेंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट। देखो क्या है कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉ इंप्लीमेंट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट को मानने ही मानने पड़ते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को मानने पड़ते हैं, तो ये जनरल ऑब्लिगेशन है उनकी कि हाँ भाई साहब ये स्टेट वाला जो भी बना, मतलब कि सेंटर वाले जो भी बनाते हैं हमें मानना ही मानना पड़ता है, तो इनकी जनरल ऑब्लिगेशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, और भी देखो, एक होती है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, मतलब कि नॉट टू इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूट पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। जो क्या बोल रहे हैं कि नॉट टू इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट, कि कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं कि जो सेंटर ना जानबूझकर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता स्टेट पर, ठीक है। जब कुछ जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, राष्ट्रपति शासक। अब ये तो है नहीं कि राष्ट्रपति शासक जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बिना पूछे बिना कुछ सोचे समझे लगा देगी। अब जब स्टेट सारा काम करके दे रही है, आपको सब कुछ पूरा करके दे रही है, तो क्या क्या राष्ट्रपति शासक लग जाएगा इस पे? नहीं लगेगा ना, तो बिना किसी रीजन के नहीं लगा सकती, ठीक है। नॉट टू इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर, सेंटर की एग्जीक्यूटिव बिना किसी का पावर के, मतलब कि बिना किसी कारण के नहीं लग सकती स्टेट पर, ठीक है। कुछ ऐसी भी पावर्स होती हैं। अच्छा देखो आर्टिकल 365 देखो क्या बोल रहा है? इन द केस इन फेलियर ऑफ दिस कंपाइलेंस। लेकिन अगर क्या होता है, उल्लंघन होता है, ठीक है, किसी चीज का उल्लंघन होता है कि भाई साहब जो सेंटर ने बोला वो स्टेट ने नहीं करा, तब क्या होगा? तब जाके प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा। भाई बिना किसी कारण क्यों होगा? जब आप सारा काम करके दे रहे हो, सब कुछ आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्यों आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा? ठीक है, नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर नहीं करते, इन केस ऑफ फेलियर, अगर फेल हो जाते हो, तब जाके आपके यहाँ राष्ट्रपति शासक लगेगा अंडर आर्टिकल 356 बी इम्पोज, ठीक है, 365 के तहत। अच्छा, और देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स। क्या करता है? सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट, मतलब कि सेंटर बताता है स्टेट को कि कैसे कैसे आपने काम करना है। सेंटर बताता है कि हाँ भैया तो इस तरह से काम करना है आपको, और ऐसे ऐसे करना है, और ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सेंटर बताता है, बड़ा भैया है ना सेंटर बड़ा भैया है, छोटे भैया को बताता है अपने। हाँ, ऑन द मैटर लाइक, देखो जैसे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि बताता है कि हाँ कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है। जैसे टू बी अ नेशनल और अ मिलिट्री इंपॉर्टेंस, ठीक है। देखो मतलब कि कुछ ऐसी डायरेक्शन देता है सेंटर स्टेट्स को, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, अब ये नेशनल हाईवेज हैं, तो ये किसके अंडर आ रहे हैं? सेंटर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सेंटर के अंडर आ रहे हैं। लेकिन ये स्टेट्स में होते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं ये। अब जब ये स्टेट्स में होते हैं तो ये क्या बोलता है? सेंटर बोलता है कि भाई साहब ये भले हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारे अंडर आ रहा है इसका टैक्स जो भी है, लेकिन हम सेंटर, आप स्टेट को ये बोल रहे हैं कि जिसकी स्टेट में भी ये सड़कें आ रही हैं, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसका आप क्या करोगे? मेंटेनेंस करोगे और कंस्ट्रक्शन करोगे, समय समय पर बनवाते भी रहोगे और उसका मेंटेनेंस भी रखोगे। ये हम आपको बोल रहे हैं और आपको करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज, जैसे कि रेलवेज का प्रोटेक्शन। अब देखो क्या है, रेलवेज क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रही है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो लेकिन जो मेंटेनेंस और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो कौन करवाती है? वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, वही चीज है, ठीक है। फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मैटर इन द मदर टंग, सॉरी मैटर नहीं है, मदर है, ठीक है, गलत हो गया होगा, यहाँ लिख देना MOTHER, मदर टंग, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, ठीक है, एक बच्चे की जो प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन होगी वो कम से कम उसकी मदर टंग में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में। मतलब कि अगर वो मराठी बोलता है तो मराठी भाषा में उसकी क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो हिंदी बोलता है तो उसकी जो क्या बोलते हैं, हिंदी में ही उसकी पढ़ाई होनी चाहिए प्राइमरी स्टेज तक तो कम से कम,
ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये सेंटर बोल रहा है स्टेट को कि आपको ये सब करवाने ही करवाने हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन करना है रेलवेज का, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फैसिलिटीज मतलब बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए, मतलब जो भी उनके बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, उसमें होनी चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस स्टेट में किससे नहीं है, ठीक है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। और स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, कि समय समय पर आपको ऐसी स्कीम लेकर आनी है जिससे कि जो, ठीक है, जो क्या हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स समझते हो ना, ऐसी ऐसी मतलब कि ऐसे छोटी छोटी नीचे, ये समझ लो कि छोटी ऐसे अनुसूचित जातियां जो बहुत छोटी कास्ट होती हैं उन्हें बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और ट्राइब्स एक ये समझ लो कि ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ट्राइब्स। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एक कबीला, ठीक है, जो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, या फिर बोल सकते हो आप ज़्यादा सोशलिस्टिक नहीं होते, ठीक है, उनका कल्चर बहुत ही अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो इनके लिए मतलब कि इनका जो कल्चर है वो थोड़ा सा बढ़े, ये एकदम से एक्सटेंट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है, इनको प्रिजर्व करने के लिए आप समय समय पर स्कीम लाते रहोगे। कौन बोल रहा है? सेंटर बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, सैंक्शन बाय सेंटर अंडर आर्टिकल 365 इज एप्लीकेबल हेयर टू। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करती है सेंटर, ठीक है, जो सेंटर मतलब कि सॉरी, इसमें से अगर कुछ भी काम नहीं करती है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट, तो सेंटर इस पर सजा सुना सकता है। और क्या सजा सुनाएगा? बोलेगा सैंक्शन बाय द सेंटर अंडर आर्टिकल 3, मतलब कि वही राष्ट्रपति शासक लग जाएगा। अगर इसमें से आपने किसी भी पॉइंट को मानने से मना कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जो सेंटर है वो यहाँ पे राष्ट्रपति शासक लगा देगा और अपने हिसाब से काम करवाएगा, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। म्यूचुअल डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी पावर किसी और को डेलीगेट करना, देना, ठीक है, देना, मतलब कि मेरे बिहाफ पे तुम काम करो, मेरी जगह पे तुम काम करो, उसे बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर, देखो अब जो सेंटर और स्टेट के बीच में डेलीगेशन है वो कैसा, जो सेंटर बोलता है कि मेरे पावर के, मैं तुम्हें ये पावर दे रहा हूँ, तो मतलब कि मैं अपनी पावर दे रहा हूँ तुम्हें, तुम जाके यहाँ पे ये काम करो। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, क्या बताया था पीछे, कि कॉन्ग्रुएंट लिस्ट पे सेंटर जो है डेलीगेट करता है अपनी पावर, किसे? स्टेट को अपनी पावर देता है कि तुम यहाँ पर, हमने तुम्हें लॉ बना के दे दिया, अब हमने जो लॉ बनाया उसके हिसाब से तुम यहाँ पर इंप्लीमेंट कराओ, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम तुम करो, मतलब कि स्टेट एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काम करेंगे कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के आइटम्स पे, ठीक है। अच्छा, आगे देखो डेलीगेशन ऑफ पावर। अब देखो इसमें क्या होता है, इफ यू डेलीगेट ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर टू समवन, you give them those duties, those responsibilities or that power so that they can act on your behalf। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को अपनी पावर जो है डेलीगेट करते हो, देते हो किसी को, जैसे कि अपनी ड्यूटीज दे दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, आप और क्या बोल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अपनी ड्यूटीज दे दी, तो उसको, ठीक है, तो अगर आप किसी को अपनी जो डेलीगेशन पावर देते हो, मतलब डेलीगेट करते हो अपनी पावर, तो उसको अपनी ड्यूटीज भी उसे देनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी, मतलब कि जो आप काम करते हो वो भी देना पड़ेगा, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति वो भी उसे देनी पड़ेगी, तब जाके वो पूरी अच्छी तरीके से आपके बिहाफ पर वहाँ पे काम कर पाएगा। यही चीज़ है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन है कि इंटर गवर्नमेंट, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कौन, सेंटर अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है स्टेट को, ठीक है, स्टेट को कौन सी पावर, लेजिस्लेशन पावर नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर ओनली। ये ध्यान रखना कि सेंटर पावर दे तो सकता है स्टेट को, लेकिन लॉ बनाने की अपनी पावर नहीं देगा, ठीक है, वो खाली इंप्लीमेंट कराने की पावर देगा, ठीक है, वही कि सेंटर लेजिस्लेशन पावर नहीं देगा स्टेट को। वो कौन सी पावर देगा, वो देगा एंट्रस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, वो खाली एग्जीक्यूटिव पावर देगा, मतलब कि जो उन्होंने लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, ये पावर देगा सेंटर स्टेट को, ठीक है। देखो अच्छा, कौन किसको कैसी पावर दे सकता है, देखो प्रेसिडेंट दे सकते हैं स्टेट की सहमति के अनुसार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर सहमति है तो प्रेसिडेंट दे देंगे उसे, कंसर्न देंगे, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नर दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, विद कंसेंट, अगर सेंटर की मर्जी हुई तो। और पार्लियामेंट दे सकता है स्टेट को, चाहे स्टेट की मर्जी हो या ना हो, जबकि दोनों की चीज में क्या है, मर्जी है, ठीक है,
मर्जी जानेंगे पहले। तो देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर दे सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट बोल सकता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, मैंने तुम्हें पावर दे दी, ठीक है तुम कर लो। स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है तो अपना कंसर्ट दे देगा, मतलब कि राजी है, स्टेट गवर्नमेंट भी राजी, प्रेसिडेंट भी राजी, ठीक है। अब गवर्नर दे सकता है अपनी पावर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कि अपनी पावर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, तो जो गवर्नर है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूछेगी गवर्नर से, हाँ सही, हाँ भाई बढ़िया चल रहा है यहाँ सब कुछ ठीक है। गवर्नर बोलेगा ठीक है हाँ सर हमारे यहाँ तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ ठीक है, हाँ कंसेंट। तो मतलब कि इसकी मर्जी से, किसकी मर्जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से गवर्नर अपनी पावर दे सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है विदाउट कंसेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की चाहे मर्जी हो चाहे ना हो। तो इसमें कुछ कंडीशनल भी अप्लाई होती हैं, कुछ मतलब कि उसमें किसमें कंडीशनल भी हो सकती हैं और कुछ अनकंडीशनल भी हो सकती हैं। मतलब कि हाँ अगर तुम्हें ये चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो ये होगी कंडीशन। लेकिन अनकंडीशनल क्या होता है कि हाँ भैया जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो, ठीक है कोई कंडीशन नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख ली डेलीगेशन ऑफ पावर्स कि कैसे कैसे होती है। हमेशा याद रखना सेंटर स्टेट को पावर दे सकता है, कौन सी, एग्जीक्यूटिव ओनली, नॉट लेजिस्लेशन पावर। अपनी लेजिस्लेशन पावर नहीं देगा, ठीक है, लॉ बनाने की पावर थोड़ी दे देगा। अच्छा अब देखो फिफ्थ पॉइंट, कॉर्पोरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कि जो आप समझ रहे हो वही कॉर्पोरेशन, कि कॉर्पोरेट होकर दोनों काम करते हैं, दोनों सलाह मशवरे के साथ अपना काम करते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर यूं होगी बात, दोनों की बात ऐसे क्रॉस होगी, एक दूसरे की बात मानना ही नहीं चाह रहा कोई, तो काम हो जाएगा, कोई भी काम होगा। और बाई चांस काम हो भी गया तो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। देखो वही बोल रहा है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 261। तो आर्टिकल 261 क्या बोलता है, आर्टिकल 261 बोलता है कि भैया हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में फुल फेथ होना ही होना चाहिए। फुल फेथ होना ही होना चाहिए किसको, किस चीज़ के ऊपर, देखो सबसे पहला है पब्लिक एक्ट के ऊपर, दूसरा है रिकॉर्ड के ऊपर, और तीसरा है जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर। भैया अगर दोनों को जो हमने लॉ बनाए हैं अगर उन पर पूरा विश्वास है, ठीक है, किस पर, जो हमने काम करा है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमारे पास डेटा है उस पर, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, न्याय सुनाने के लिए, ठीक है। तो अगर दोनों बॉडीज को, कौन सी, सेंटर प्लस स्टेट, दोनों बॉडीज को इस पर क्या होगा, विश्वास होगा, फुल फेथ होगा, तभी जाके वो काम सक्सेसफुल होगा, और होना ही होना चाहिए, ठीक है, तभी सक्सेसफुल होगा। देखो क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स इंटर स्टेट रिवर, आर्टिकल 262। देखो क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एजुकेट ऑफ एनी डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट्स को जो क्या कर सकता है, मतलब कि एजुकेट कर सकता है। एजुकेट मतलब कि उस पर वो दे सकता है, अपने जजमेंट दे सकता है, बोल सकता है कि हाँ वैसे ये ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि एजुकेट कर सकता है, कौन सा मैटर को, खाली इंटर स्टेट रिवर मैटर को। बाकी सारे मैटर को किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। खाली यही एक मैटर है जो पार्लियामेंट के पास जाता है स्टेट के रिगार्ड्स में, ठीक है। शुरू में किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास, लेकिन सुनवाई होने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो गलत हो गया, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन पहले पानी को लेकर, अगर पानी को लेकर कोई विवाद है तो सबसे पहले पार्लियामेंट के पास जाएंगे स्टेट्स। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल देता हूँ कि दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं पानी के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही देखते आए हैं कि पानी के किनारे ही लोग रहा करते थे, ठीक है। जितनी भी सभ्यताएं, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं फ्लोरिश्ड हुई हैं, जो बनी है, डेवलप्ड हुई है, वो कहाँ हुई है, नदियों के किनारे, रिवर्स के किनारे, है ना। तो शुरू से ही देखते आए, तो शुरू से ही हमारे देश में पानी को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई रही है, ठीक है, कि भैया इसमें यहाँ पे हम रहेंगे, ठीक है, या फिर ये वाले रिवर का पानी हमारा है, या फिर तुम इसके ऊपर डैम नहीं बना सकते, या फिर तुम इसके ऊपर क्या बोलते हो इतना पानी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर लेकर हमारे देश में हमेशा से लड़ाई होती आई है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, पानी की लड़ाई का दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में। अच्छा, तो इस स्टेट को ये मतलब कि जो मुद्दा था ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था, हर स्टेट में मतलब लड़ाई हो ही रही थी लगभग। तो क्या बोला कि हर केस को लेके पार्लियामेंट जो है मतलब कि ये हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भाग जाया करते थे, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाया करते थे ये सारे के सारे स्टेट्स। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया पार्लियामेंट ऐसा करो, अब ये जितने भी रिवर से आएंगे ना, जितने भी रिवर के मैटर होंगे, नदियों के मैटर होंगे स्टेट के बीच में, कन्फ्लिक्ट जितने भी होंगे रिवर के मैटर्स को लेके, उसे आप हैंडल करना। भाई हमारे बस का नहीं है, तो हमने तो कर दिया, ठीक है। अलग अगर तुम कुछ गलत कंप्लीमेंट करोगे तो उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, ये बोला।
अच्छा, तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, देखो प्रेसिडेंट ने फिर क्या, प्रेसिडेंट ने इस्टेब्लिश करा इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या करा, इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश करा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, है ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बताओ, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं कि डिमांड उठी थी सरकार या कमीशन से, ठीक है, डिमांड उठी थी सरकार या कमीशन से कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, जिससे कि जो वाद विवाद है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, या फिर स्टेट्स के बीच में वो रिजॉल्व हो सके। तो इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी सरकार या कमीशन ने और पुंची कमीशन ने कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, तब जाके ये काउंसिल बनाई गई। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करा कि इस्टेब्लिश करो एक इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 263 कि वो कोई सी भी काउंसिल एक बना सकता है, ठीक है। तो ये एक बनी इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अथॉरिटी फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर आर्टिकल 301, नो अथॉरिटी अपॉइंटेड येट। देखो क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो क्या कर सकती है, कोई एक अथॉरिटी को बना सकती है या फिर अपॉइंट कर सकती है, किस लिए, कि इंटर स्टेट कॉमर्स के बीच में ट्रेड ना हो, ठीक है। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट तो किसके ऊपर था, पानी के ऊपर लेकर था। अब दूसरा कन्फ्लिक्ट किसके ऊपर हुआ, ट्रेड को लेकर, सामान को लेकर, ठीक है, कि भैया व्यापार, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट पे सामान जा रहा है तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। किस बात का कन्फ्लिक्ट होगा, कि जो ए सरकार है, मतलब कि एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, ठीक है। अब जो बी स्टेट है वो अपना सामान लेके ए स्टेट के मार्केट में जा रही है बेचने, और जो ए मार्केट है, ठीक है, ए जो स्टेट है उसका अपना मार्केट है, वो अपना सामान भी यहाँ बेच रही है। तो जो ए स्टेट होगी वो बी स्टेट के सामान के ऊपर टैक्स लगा देगी, ठीक है, टैक्स लगा देगी, और इसका बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी। अब जब टैक्स लगा दी तो इसका प्राइस की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब इसके ऊपर टैक्स लगा तो भाई ये एकदम लूज में थोड़ी बेचेंगे, मुनाफा प्रॉफिट लेना है ना हर कोई, तो ये भी इसे महंगा करके बेचेंगे। जब महंगा करके बेचेंगे तो ये कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा ए के सामने। ए स्टेट का जो प्रोडक्ट होगा वो तो सस्ता ही होगा एज कम्पेयर टू बी प्रोडक्ट, क्योंकि इसके ऊपर तो भैया वो लगा दी टैक्स, है ना, तो इसके सामने कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है जो इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्स, ठीक है, इन सब के बारे में क्या देखे और इसे रिजॉल्व करे। लेकिन आज तक हैरानी की बात है कि आज तक ऐसा अभी अथॉरिटी को भी अपॉइंट ही नहीं करा गया, ऐसी अथॉरिटी को, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को जो चेक कर सके, ठीक है, ऐसी अथॉरिटी को अभी तक हमारी हिस्ट्री में कभी अपॉइंट नहीं करा गया, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। अब आता है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो अब देखो ऑल इंडिया सर्विस कौन सी है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, IAS, IPS, IFS, ये तीनों क्या हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जी जान से मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप देखो सेंटर और स्टेट। अब देखो सेंटर के पास अपनी सेंट्रल सर्विस के लिए काम होता है, ठीक है, सेंट्रल वैकेंसीज होती हैं, अपने अपने सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, और स्टेट के पास अपने सर्विसमैन होते हैं। लेकिन इन एडिशन ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, इसके अलावा इनके साथ में ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जो अपॉइंट करता है सेंटर ही, ठीक है, सेंटर ही कंडक्ट करवाता है आइए क्या बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, और क्या करता है, और अलग अलग स्टेट में इन्हें पोस्ट कर देता है, ठीक है, और फिर समय आने पर जब इनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वापस इन्हें सेंटर में अपॉइंट कर लेते हैं कि भैया ये ऑफिसर बढ़िया है, मैं इसे अपने ऑफिस में अपने सेंटर पे काम करेगा, भैया इसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेराइटीज आपको यहाँ पर रोल निभाने पड़ेंगे, ठीक है। कभी आप सेक्रेटरी बनोगे, कभी आप इसका फाउंडेशन के मेंबर बन के जाओगे, कभी आप यूपीएससी के मेंबर बन के जाओगे, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ रोल्स आपको यहाँ पे निभाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जॉइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट। देखो अब जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो दोनों मिलकर, मतलब कि जो आती है वो आती है सेंटर के अंडर में, लेकिन जो सेंटर है वो अपॉइंट करता है स्टेट्स में, ठीक है। इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है किन के ऊपर, AIS, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज के स्टाफ के ऊपर, जितने भी ऑफिसर्स होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के, उसका जो अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल मतलब कि स्टेट में तो वो है, स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो रखी है। अगर कुछ ऐसी एकदम से कुछ बात हो गई तो आपके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अल्टीमेट जो कंट्रोल है, जो आपको प्रमोशन देने का या आपको हटाने का, ये कंट्रोल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। देखो आर्टिकल 312 क्या बोलता है
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 312 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो हमारा भारत का संविधान है, वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई और भी ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है, संगठित कर सकता है, ठीक है, अगर राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करा दिया जाए तो, ठीक है। मान ली बात, राज्यसभा में क्यों, राज्यसभा में क्यों, और लोकसभा में तो हो सकता था। देखो राज्यसभा में इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्टेट के एमएलएज आते हैं, ठीक है, और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है तो स्टेट में इंप्लीमेंट करानी होती है, लोगों को वहीं पोस्टिंग देना होता है जितने भी ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए राज्यसभा में ही पास करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम्पल देता हूँ मैं भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर टीचिंग, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर टीचिंग के लिए खुल गई वैकेंसी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने एक ऑल इंडिया सर्विसेज शुरू कर दी टीचिंग के लिए। अब जो हर टीचर होगा उसको एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा। अब जो ये क्लियर कर देंगे एग्जाम, वो जो टीचर होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी अलग अलग जिलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है, रिजोल्यूशन पास होने के बाद। तो मतलब कि कहने की बात यह है कि आर्टिकल 312 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो और भी कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है, बस उसे रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा राज्यसभा में, दैट्स इट। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। हालांकि जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट करती है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। अच्छा, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल कैसे वायलेट करती है, देखो देखो जो फेडरलिज्म है उसका जो फंक्शन है वो इस तरह से वायलेट करती है। कैसे? क्योंकि देखो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर काम करेगी। तुम अपना काम करो सेंटर, और जो स्टेट है वो अपना काम करेगी, ठीक है। लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंटर क्या करती है, अपने मेंबर्स को, अपने जो अपॉइंट हुए जो ऑफिसर्स हैं, आप जैसे जो ऑफिसर्स होंगे फ्यूचर में क्या होंगे, इन्हीं राज्यों में, इन्हीं 28 में से किसी राज्यों में जाके क्या होंगे, पोस्टिंग होंगी उनकी। तो वो स्टेट के अंदर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से जा रहे हैं, सेंटर की वजह से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वॉयलेट करता है फेडरलिज्म को। क्यों? क्योंकि भैया सेंटर, फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर अलग स्टेट अलग, इतना अलग भी नहीं, ठीक है, लेकिन वॉयलेट तो कर ही रहा है, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड दैट दे। तो क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का फंक्शन है उसे वायलेट करता है, मगर ये सपोर्ट भी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट भी करता है। किसे? देखो, हेल्प इन मेंटेनिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। देखो अब इससे क्या होता है, अब जब आप जाओगे, ठीक है, तो स्टेट को भी ये लगा रहेगा, हाँ भैया तो किसका ऑफिसर है, सेंटर का ऑफिसर है। अगर हम कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ गलत करेंगे, ठीक है, इन द सेंस कुछ भी इलीगल करेंगे, ठीक है, तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, सीधा सेंटर को। आपके पास सेंटर तक है, सीधा उसका जो भी कुछ इलीगल जो करेगा उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो वो थोड़ा बच कर, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सतर्क होकर काम करते हैं अपना, और करते ही नहीं है। हेल्प इन मेंटेन, तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड हाई मेंटेन होता है, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है सेंटर एज वेल एज स्टेट का, सेंटर का भी और स्टेट का भी। सेंटर को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि सब कुछ फ्लुएंटली काम कर रहा होता है। अच्छा, हेल्प इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। अब जो सारे के सारे जो ट्रेंड हैं, जितने भी ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विसेज से आए, सारे को किसने ट्रेन कराया, सेंटर ने ट्रेन कराया। उन्हें बताया कि आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है, इस तरह से काम करना है। सबने एक ही पढ़ाई करी है, ये तो है नहीं भैया किसी ने अलग पढ़ाई करी, किसी ने अलग पढ़ाई करी, नहीं, सारे सेंटर से आए हुए हैं। तो सारे के सारे को क्या, एक ही तरह से काम करेंगे सारे के सारे, और सेंटर को सबका काम समझ में भी आएगा, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट करना सिस्टम को, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट, फैसिलिटीज कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन जॉइंट एक्शन ऑन द इश्यूज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर और स्टेट। अब देखो, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उस बात को, ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे कि आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ हो, मतलब कि आप क्या हो, आपने ऑल इंडिया सर्विस क्रैक कर ली और आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे आ गए। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप डीएम की पोस्ट पे आ गए, ठीक है, एक राज्य में, ये कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई सेंटर, देखो ये स्टेट, ये सेंटर है। अब इस स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप इंटरमीडिएट का काम करोगे। मतलब कि जो सेंटर की बात है, मतलब कि सेंटर को समझाओगे, देखो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके काम हो जाएगा, और आपकी बात सुनेगी भी सेंटर, क्योंकि आप सेंटर की तरफ से ये अपॉइंट हुए। और जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट आपको बताएगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा मैटर है, अब ये मतलब लोगों के हित के लिए ही है। तो जो डीएम होंगे, मतलब जो आप होगे, वो सेंटर को समझा देगा ईजिली, ठीक है, सेंटर से तो बढ़िया ही क्या बोलते हैं, आप ही समझा पाओगे ना। तो जो कन्फ्लिक्ट है वो मतलब कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और बोल सकते हैं खत्म हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट को मेंटेन कर लेंगे। तो ये भी एक कारण है,
तो ये 3 चीज़ों से मदद करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लुएंट बनाने में, ठीक है। अच्छा, अब 7 चीज क्या है, देखो पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ SPSC मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC जिसे बोलते हो आप, ठीक है, जो कंडक्ट कराता है आपको UPSC एग्जाम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, यूनियन, ठीक है। और एक होते हैं स्टेट PCS मतलब कि मैं बोलता हूँ जैसे कि UKPCS, उत्तराखंड UPPCS, ठीक है। तो स्टेट, देखो ये सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, ये स्टेट लेवल पर भी होते हैं, ये सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पर क्या है, देखो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, किसके स्टेट लेवल पर किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, ये गवर्नर के थ्रू, ठीक है। और रिमूव कौन कर सकता है, मैंने हमेशा बताया कि अगर कोई बॉडी आपको किसी पोस्ट को दे रही है, ठीक है, कोई पोस्ट पर आपको बिठा रही है, अपॉइंट कर रही है, तो उससे बड़ी बॉडी, ठीक है, उससे जो बड़ी बॉडी होगी वही आपको उस गद्दी से उतार सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट, आपको खोली प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है या फिर पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट ही आपको रिमूव कर सकती है। और आपको बैठाएगा कौन, गवर्नर बैठाएगा स्टेट PCS के एग्जाम में, ठीक है, स्टेट PCS। अच्छा, आगे अब देखो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि जॉइंट, कि भैया स्टेट के लिए भी और स्टेट के लिए। देखो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि एग्जांपल देता हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब सेंटर के पास जाती है और बोलती है कि भैया देखो हमारे यहाँ ये वाली वैकेंसीज है और हमें अच्छे मैच्योर वो चाहिए कंपटीशंस, ठीक है, मतलब कि एस्पिरेंट चाहिए हमें, बढ़िया बढ़िया एस्पिरेंट जो ऐसे काम को कर लें एकदम सक्सेसफुल। तो आप ऐसा करो कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम 2-3 स्टेट जो भी हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बिहाफ पर आपने कंडक्ट करवाओ एग्जाम और हमें ऑफिसर्स दो, हमें प्रोवाइड करो ऑफिसर्स, ठीक है, वही है। तो पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश JSPCS मतलब कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जब स्टेट्स क्या करें, रिक्वेस्ट करें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव कंसर्न चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट है वो रिक्वेस्ट करे स्टेट गवर्नमेंट से जाकर, स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट से जाकर रिक्वेस्ट करे कि भाई सब आप हमारे बिहाफ पर कंडक्ट करवा दो, हमारी जो वैकेंसीज है स्टेट की इन्हें फिल करवा दो, और ये टास्क है, ठीक है। तो UPSC कैन सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो UPSC मदद कर देगा उनकी कि हाँ चलो भाई मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा एस्पायरेंट जो भी है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इस चीज़ को अप्रूवल देने के लिए सबसे पहले तो उस गवर्नमेंट जो स्टेट का गवर्नर है उससे पूछना पड़ेगा, और दूसरी बात जो गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट लेगा, पहले अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट से, मतलब कि जो गवर्नर है पहले प्रेसिडेंट से पूछकर बताएगा स्टेट को, हाँ ठीक है उन्होंने मर्जी दे दी है, उनकी है मर्जी है, उनकी हाँ मंजूरी है हमारे साथ और आप कर लो, ठीक है, तब जाके ये काम होगा, वरना तो नहीं होगा। देखो आगे, UPSC असिस्ट द स्टेट्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय 2 और मोर स्टेट, वही मैंने बोला कि UPSC तभी मानेगा स्टेट्स की जो रिक्वेस्ट को जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स एक साथ मिलकर बोलेंगी, इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर UPSC के पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, तभी जाके UPSC जो है कंडक्ट करवाएगा एग्जाम फॉर स्पेशल कैंडिडेट्स, ठीक है, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। अच्छा, अब देखो 8th पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मतलब कि जुडिशियल मतलब कि जुडिशरी, जुडिशरी मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सारी जितनी भी कोर्ट्स हैं ये हमारी जुडिशरी हैं। क्यों करती हैं, क्या है इनका जुडिशरी का काम, जुडिशरी का काम है रिव्यू करना कि सब कुछ सही चल रहा है देश में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो हमारे पास आओ, हम उसके ऊपर सुनवाई करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी कैसे है, देखो पॉलिटी भले ड्यूअल है, एक सेंटर में है एक स्टेट में है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती है, ठीक है, लेकिन नो डुअल सिस्टम है, मतलब कि ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करें, ठीक है, मतलब कि जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये डिवाइडेड नहीं है, ये सिंगल है, सिंगल पॉलिटी है, सिंगल सिस्टम काम करता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, कंसल्टेंट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। किससे कंसल्ट करते हैं, इनके बारे में पूछते किससे हैं कि भाई किस किस को लाना चाहिए, भाई इस स्टेट के जज को, हाई कोर्ट के जो जज हैं इसके लिए किसको आना चाहिए, तो ये किससे पूछते हैं, किससे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ये पूछते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज, उन्हें बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होता है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना आज के टाइम के कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर से पूछते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही उन्हें उतारा भी जाएगा। क्यों उतारा जाएगा? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनसे बड़ा जो अपॉइंट कर रहा है उससे बड़ा उसे ही उतार सकता है, तभी उतार सकता है जब वो उससे बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ही उतारेंगे उन्हें, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, आगे पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट, एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड गोवा और पंजाब एंड हरियाणा। देखो क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकता है, मतलब कि दो स्टेट के लिए बस एक हाई कोर्ट बना देगा। जैसे कि एग्जाम्पल है महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। अच्छा, और पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखो, आगे आता है आपका नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब क्या होगा, देखो सेंटर टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट और एनी मैटर्स, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि सेंटर टू गिव एग्जीक्यूट डायरेक्शन। अब सेंटर क्या है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर बोलेगा स्टेट को कि भाई साहब आपको ऐसा करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करना, जितना मैं बोल रहा हूँ आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मतलब कि सेंटर डायरेक्ट करेगा कि स्टेट को क्या करना है, ठीक है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी सेंटर के। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी मर्जी से उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएगी, जो उसे सेंटर बोलेगी वही उसे करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 352, ठीक है। अब देखो, अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होगा, देखो द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। तो क्या बोल रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट शासक लग जाता है किसी भी स्टेट में, तो जो फंक्शंस ऑफ द स्टेट, अब जो वहाँ के जो गवर्नर होंगे वो सेंटर के थ्रू से ही तो अपॉइंट हुए हैं, तो वहाँ पे गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से पूछेगा कि हाँ सर बताओ आप मुझे क्या कहना चाहते हो, बताओ मैं क्या करूँ। अगर जो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई साहब तुम थोड़ा यहाँ पे देख लो थोड़े टाइम के लिए, मैं यहाँ पे कुछ करवाता हूँ, तो इसके लिए जो गवर्नर होगा वो जैसा काम करवाएगा वो करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, यही है। एंड अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, या फिर अलग से कोई अथॉरिटी बना सकता है, स्टेट में भेज सकता है सेंटर की तरफ से कि हाँ आप गवर्नर को बोल देगा आप 2-3 दिन तक संभालो, मैं तब तक कोई एक अथॉरिटी का इस्तेमाल वो करता हूँ, गठित करता हूँ और यहाँ पे भेजता हूँ स्टेट के लिए, आप बस 2-3 दिन के लिए संभाल लो, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, वित्तीय आपदा अंडर आर्टिकल 360 क्या होगा, देखो क्या होगा, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स एंड गिव अदर्स नेसेसरी डायरेक्शन इंक्लूडिंग द डिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। देखो क्या बोल रहे हैं कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, मतलब कि जब वित्तीय आपदा लग सकती है, नेशन में लग जाती है, तब क्या होता है कि जो सेंटर है वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, स्टेट को बोल सकता है कि हाँ भैया अब थोड़ा संभाल के खर्चा करना, और अगर ज़्यादा ही इतना अगर बहुत ही ज़्यादा कभी हो जाता है कि फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है, स्टेटस बहुत ही कमज़ोर हो गया, तब जाके क्या होता है कि जो सैलरीज हैं गवर्नमेंट ऑफिसर की, उनकी सैलरी भी डिडक्ट की जा सकती है उस टाइम पीरियड के लिए जब तक कि वित्तीय आपदा लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ अदर प्रोविजंस, ये लास्ट प्रोविजन है जो बच गए। देखो आर्टिकल 355 क्या बोलता है, वही है, कौन सा, राष्ट्रपति शासक। देखो सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। किस लिए लगता है 355, जिससे कि जो सेंटर है वो बचा सके स्टेट्स को, और ठीक है स्टेट्स को किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन से। भाई बाहर से कोई हमला होता है हमारी स्टेट पे, किसी ने हमला कर दिया बाहर से किसी दूसरे देश ने, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेंटर प्रोटेक्ट करेगा। किसके अंदर है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल के अंदर है पावर, ये पावर जो है सेंटर को आर्टिकल 355 के दौरान मिलती है, ठीक है। अच्छा, टू एंश्योर स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, और जो सेंटर है वो एंश्योर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरह से काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो भारत के संविधान में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। इसको एंश्योर कौन करता है, इसको एंश्योर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सेंटर करता है। अच्छा, अब देखो कैसे करता है, बाय गवर्नर और बाय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये कौन अपॉइंट करता है, ये सेंटर ही अपॉइंट करता है, और ये पल पल की खबर
सेंटर तक पहुंचाते रहते हैं दोनों दोनों, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अब जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं और एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, वही सेंटर के तहत रह के काम करते हैं, सेंटर के अंदर रह के काम करते हैं। अच्छा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देखो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अब इसे गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और वही है कि अगर गवर्नर अपॉइंट करेगा तो कोई हायर बॉडी मतलब कि प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म। अगले पार्ट में मैं इस चैप्टर के आपको फाइनेंशियल रिलेशन कराऊंगा। इस पार्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फाइनेंशियल रिलेशन, और इसके बाद ट्रेंड्स रह गया है। तो इसके बाद 2 पार्ट्स और बनेंगे इस चैप्टर के, उसे भी आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। क्यों, वो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस पूरा कराऊंगा विद माय हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।